Good morning to all friends. This is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे. अभी 5th क्वेश्चन तक हमारा हो गया था. राइट, 5th क्वेश्चन मतलब स्टार्ट हुआ था, 4th तक कंप्लीट हो चुका था. राइट, 5th क्वेश्चन पे हम थे. ठीक, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है ना, हमारा प्रैक्टिस ही चल रहा है. एंड अगर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. राइट, मिलते हैं अपने नए फिर जो है स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. एंड सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन, डाकघर में बचत विनियोग के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, वर्णन कीजिए. डाकघर की विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं, किन्हीं दो योजनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए. डाकघर में किन किन योजनाओं का द्वारा बचत सुरक्षित रखे जा सकते हैं. पारिवारिक बचत के विनियोग का एक उत्तम साधन है डाकघर. डाकघर केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित आर्थिक संस्थान है. डाकघर पारिवारिक बचत के विनियोग का एक सुरक्षित एवं लाभदायक साधन है. डाकघर में पारिवारिक बचत को जमा करवाना निकलवाना भी सरल होता है. डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जमा योजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है. डाकघर बचत बैंक, इसमें न्यूनतम 5 रुपये से कोई भी वयस्क व्यक्ति एकल रूप से या संयुक्त रूप से अपना अकाउंट खुलवा सकता है. ठीक है ना. बचत के विनियोग का एक सुरक्षित या लाभदायक साधन है. और डाकघर में पारिवारिक बचत को जमा करवाना निकलवाना सरल होता है. डाकघर द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न हैं. डाकघर बचत बैंक, इसमें न्यूनतम 5 रुपये से लेकर कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से अथवा अवयस्क के नाम से डाकघर में खाता खोल सकता है. इसमें जमा धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज मिलता है. खाता चालक को एक लेखा पुस्तिका अथवा पासबुक मिलती है जिसमें धनराशि निकालने तथा दिए गए ब्याज का विवरण होता है. ब्याज की दर समय समय पर बदलती रहती है. डाकघर सावधि जमा योजना, इसमें डाकघर की इस योजना में निर्धारित अवधि के लिए कोई भी धनराशि जमा की जाए. जैसे आप FD करते हो बैंक में ना, वैसे. ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर होता है. जमा करने की न्यूनतम राशि 50 है, परंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. इस योजना के अंतर्गत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है. ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है. ब्याज की दर 1 वर्ष के लिए सिर्फ 6.25%. अभी करंट का बेटा देख लेना. ठीक है ना, करंट क्या है. एंड 6.25%, 2 वर्ष के लिए 6.250%, 3 वर्ष के लिए 7.25% तथा 5 वर्ष के लिए 7.50%. इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित अवधि से पहले भी खाता बंद करके अपना धन वापस लिया जा सकता है. 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, यानी जो RD आपका होता है. राइट, रिकरिंग डिपॉजिट, 10 प्रति माह या 5 के गुणक में खाता खोला जा सकता है. ठीक, अधिक राशि की कोई सीमा नहीं है. इस योजना के अंतर्गत यदि 10 प्रति माह 5 वर्ष तक जमा किया जाए, परिपक्वता राशि 728 यानी 728.90 मिल जाएंगे. किसान विकास पत्र KVP, 9 वर्ष 5 माह में धन दुगना करता है. किसान विकास पत्र 500, 1000, 5000, 10,000 के अंकित मूल्य के सभी डाकघरों में मिलते हैं. अधिकतम की कोई सीमा नहीं. आय कर में भी कोई छूट नहीं है. डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर की इस योजना के अंतर्गत मासिक आय मतलब MIS होता है, जिसमें जो है आपका जो आप जमा करते हैं 7 to, अच्छा ये तो नहीं है. ओहो, सेम आ गया क्या. मासिक आय योजना, यस.
डाकघर की इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति एकल अथवा संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये, ठीक है भाई, इसमें कम से कम 1000 रुपये, अधिकतम एकल नाम में 4.5 लाख रुपये तथा संयुक्त में 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ये 6 वर्षीय योजना है। इस योजना की ब्याज दर 8% है। इसमें खाते में यदि 12,000 रुपये हैं जमा किए जाएँ तो 80 रुपीज़ पर मंथ मिलता रहेगा, ठीक। 6 वर्ष खाता खोलने की दशा में बोनस भी मिलता है। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, यह योजना समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत कोई भी 60 वर्ष से अधिक आयु वाला व्यक्ति 50 लाख तक जमा कर सकता है। इस योजना में 8.4% की दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज का भुगतान तिमाही रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डाकघर में बचत खाता कैसे खोला जा सकता है? रुपया जमा करने और निकालने की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। डाकघर में बचत खाता खोलना, डाकघर में बचत खाता नगर में अथवा गाँव में प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघरों में कहीं भी खोला जा सकता है। डाकघर से एक छपा हुआ फॉर्म लेकर उसे भरना होता है। इसके बाद न्यूनतम 20 रुपये इससे अधिक की धनराशि फॉर्म भरकर संबंधित डाकघर कर्मचारी को देना पड़ता है। डाकघर से एक छपा हुआ फॉर्म लेकर सर्वप्रथम उसे भरना होता है। इसके बाद न्यूनतम धनराशि 20 या इससे अधिक की धनराशि फॉर्म में भरकर संबंधित डाकघर कर्मचारी को देनी होती है। कर्मचारी तत्काल इसकी रसीद दे देता है। कुछ घंटे पश्चात अथवा अगले दिन खाता खोलने वाले को लेखा पुस्तिका अथवा पासबुक भी मिल जाती है। इसमें खाता खोलने वाले का नाम, पता, खाता संख्या, जमा धनराशि अंकित होता है। डाकघर में व्यक्तिगत, संयुक्त अथवा अल्पवयस्क का खाता खोला जा सकता है। खाता धारक को अपने हस्ताक्षर का नमूना भी देना होता है। अशिक्षित खाताधारी अंगूठे का चिन्ह अथवा अपना प्रमाणित फोटो खाता खोलते समय डाकघर में दे सकते हैं। इस खाते में जमा धनराशि पर निर्धारित दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, जो वर्ष में केवल एक बार ही दिया जाता है। क्लियर? चलो, बचत खाते में रुपया जमा करना। डाकघर में रुपया जमा करने के निर्धारित फॉर्म में जमा करने वाली धनराशि भरकर अन्य सूचनाएं अंकित करके जमाकर्ता को हस्ताक्षर करने के बाद इसे डाकघर बचत बैंक के कर्मचारी को देना होता है। फॉर्म के साथ अपनी बचत लेखा पुस्तिका अर्थात पासबुक भी देनी होती है। अशिक्षित खाता धारक फॉर्म भरने में कर्मचारी से सहायता प्राप्त करते हैं। कुछ समय पश्चात बुक वापस मिल जाती है। इस पर जमा की गई धनराशि संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर तथा दिनांक युक्त डाकघर की मोहर अंकित होती है। पासबुक में ब्याज चढ़वाने के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। बचत बैंक कर्मचारी को पासबुक देने पर वह इसमें देय ब्याज अंकित कर देता है। ब्याज चढ़वाने के लिए अच्छा ही हो चुका। बचत खाते से रुपया निकालना। डाकघर में रुपया निकालने का छपा हुआ फॉर्म निःशुल्क मिलता है। खाता धारक को इसमें मांगी गई सूचनाओं सहित धनराशि भरकर डाकघर खाता खोलते समय किए गए अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। कर्मचारी हस्ताक्षर का मिलान करके धनराशि का भुगतान कर देता है। हस्ताक्षर न मिलने की दशा में खाता धारक को अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराने पड़ते हैं। बचत बैंक कर्मचारी पासबुक से निकाली गई धनराशि तथा शेष धनराशि को दिनांक सहित अंकित कर हस्ताक्षर करता है। इसे खाताधारक को वापस लौटा दिया जाता है। अशिक्षित खाताधारक फॉर्म भरते समय कर्मचारी की सहायता प्राप्त करते हैं। इन्हें हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का चिन्ह लगाना होता है अथवा प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करना होता है। डाकघर के बचत बैंक से रुपया एक सप्ताह में ही निकाला जा सकता है।
बैंकों में खोले जाने वाले विभिन्न बचत खातों का वर्णन करते हुए बैंक में धनराशि को जमा करने के लाभों का वर्णन कीजिए। बैंक में बचत विनियोग के कौन से साधन उपलब्ध हैं या बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। बैंक की उपयोगिता। बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम लिखिए। बैंक देश के मुख्य वित्तीय व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो धन के लेन देन का कार्य उच्च स्तर पर करती हैं। ये संस्थाएं सुसंगठित होती हैं। इनका सारे देश में एक जाल सा बिछा हुआ होता है। अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। इसमें जमा धनराशि ब्याज की प्राप्ति होती है। बैंकों द्वारा चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आय, व्यय और बचत। 27 बैंकों में बचत विनियोग साधन प्रकार। बैंकों में निम्नलिखित प्रकार के लाभकारी बचत खाते खोले जा सकते हैं। बचत खाता या किसी प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम धनराशि अवयस्क के लिए ₹100 और वयस्कों के लिए 1000 होती है। अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। इस खाते में इच्छानुसार रुपया जमा किया और निकाला जा सकता है, परंतु वर्ष में 150 से अधिक रुपया नहीं निकाला जा सकता। 150 बार से 150 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। खाता धारक को एक लेखा पुस्तिका अथवा पासबुक मिलती है जिसमें खाता धारक का नाम, पता, खाता संख्या अंकित होते हैं। रुपया जमा करने और निकालने का विवरण भी लेखा पुस्तिका में अंकित किया जाता है। बैंक से रुपया निकासी फाई अथवा चेक के द्वारा निकाला जा सकता है। बैंक के चेकबुक लेने के पश्चात खाता धारक को अपने खाते में कम से कम 1000 रुपये की धनराशि छोड़नी होती है। बचत खाते में जमा धनराशि पर 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। ब्याज की दर समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बदलती रहती है। घरेलू लघु बचत के लिए यह खाता उत्तरा 37 जाता है। इस खाते में जमा धन सुरक्षित होता है। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाला भी जा सकता है। ठीक है, अरे सेम आ गया था। अच्छा, ये हो गया। आवश्यकता पड़ने पर निकाला भी जा सकता है। ये सेकेंड वाला पढ़ लेंगे बस। ठीक है ना, दिस वन। चलिए, चालू खाता। ये एक बेटा करेंट अकाउंट है आपका। इसमें खाता धारक कभी भी रुपया जमा कर सकता है, निकाल सकता है। खाता धारक केवल चेक के प्रयोग के द्वारा ही रुपया निकाला जा सकता है। इसमें इस खाते में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि खाता धारक को बैंक को सेवा शुल्क अदा करना पड़ता है। राइट। सामान्य रूप से व्यापारी वर्ग ही इस प्रकार खाता खोलते हैं। इस खाते के माध्यम से ही व्यापारिक लेन देन करता है और घरेलू बचत बैंकों के लिए चालू खाता उपयुक्त नहीं होता। ठीक, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए उपयुक्त नहीं होता। घरेलू जमा खाता। यह खाता निम्न मध्यम वर्ग के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। इसमें बच्चों, गृहिणियों की बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इसे बैंक की ओर से ताला लगी एक गुल्लक दिया जाता है जिसमें छोटी बचत राशि डाली जा सकती है। प्रतिमाह यह राशि पासबुक में जमा होती है। सावधि जमा खाता। इस खाते में एक निश्चित एफडी है। ठीक है, राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इसमें इस धनराशि पर निर्धारित ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में 8% पहले था, अभी प्रेजेंटली करंट का करके तब माइंड में रखना बेटा। ठीक है ना, ये चेंज होती रहती चीज़ें। आवर्ती जमा खाता। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो, वैसे बैंक में भी आरडी खोल सकते हो। ठीक, यह 5 रुपये या इसके गुणक में एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इसमें प्रतिमाह निश्चित धनराशि नियमित रूप से जमा करनी होती है। अवधि पूर्ण होने पर रुपया ब्याज सहित मिल जाता है 12 माह से 120 माह तक। ठीक, चलो अब बैंक में रुपया जमा करने के लाभ, उपयोगिता। बैंक में परिवार की बचत
को जमा करने के कई लाभ हैं। धनराशि पर ब्याज की प्राप्ति। बैंक में जमा धनराशि न केवल अत्यंत सुरक्षित होती है बल्कि उस पर उचित दर से ब्याज की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार बचत मूलधन वृद्धि के साथ प्राप्त होती है। धनराशि की सुरक्षा। यदि परिवार द्वारा बचाई गई धनराशि को बैंक में जमा करवा दिया जाता है तो धनराशि सुरक्षित हो जाती है। वास्तव में बैंकों में जमा धनराशि अत्यंत सुरक्षित मानी जाती है। बैंक बचत के विनियोग का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। ठीक, बैंक में पैसे डूबने की संभावना नहीं होती बल्कि यह असामाजिक तत्वों जैसे चोर डाकुओं से भी सुरक्षित करता है। धन निकालने की सुविधा। बैंक में जमा धनराशि अपनी सुविधानुसार निकाला जा सकता है। धनराशि निकालने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब तो एटीएम हो चुका है, धनराशि निकालना और भी इजी हो चुका है। ठीक, धन निकालने की सुविधा। बैंक में जमा धनराशि अपनी सुविधानुसार यही सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आय व्यय क्या है? आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या सावधानियां करनी पड़ती हैं? पारिवारिक आय एवं व्यय। ठीक, गृह अर्थव्यवस्था में इनका सर्वाधिक महत्व होता है। पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। आय अर्जित करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक प्रयास करने पड़ते हैं। व्यापक अर्थ में पारिवारिक आय में आर्थिक प्रयासों के बदले में मिलने बदले मिलने वाली धनराशि के अतिरिक्त उन सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है जो इन प्रयासों के बदले मिलते हैं। ग्रास कैंडल ने पारिवारिक आय की परिभाषा इन शब्दों में प्रतिपादित किया। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं, संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकता और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति जिस धन को व्यय किया जाता है उसे ही पारिवारिक व्यय कहा जाता है। सामान्य रूप से परिवार के लिए मासिक और अथवा वार्षिक अवधि में होने वाले व्यय को ही पारिवारिक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। राइट, चलिए पारिवारिक व्यय को हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जाता है जो परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानियां। विवेकपूर्ण व्यय। जो व्यक्ति प्रत्येक आवश्यकता के महत्व को समझकर उसी के अनुरूप अपने विवेक से धन का व्यय निश्चित करता है वही आय का पूर्ण और उचित लाभ उठाता है। दैनिक व्यय के आधार पर बजट में संशोधन। बजट के अनुसार व्यय के लिए दैनिक हिसाब रखना आवश्यक है। यदि किसी महीने में किसी कारणवश महीना पूरा होने से पहले ही समाप्त होने लगता है तब हम बजट के आधार पर यह देख सकते हैं कि व्यक्ति की कौन सी आवश्यकता पर अधिक व्यय हुआ है जिससे उसका मास के व्यय में धन की कमी पड़ गई है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अगले महीने में मतलब आप बजट बना के अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकते हो कहाँ ज़्यादा खर्च करना है और कहाँ कम खर्च करना है। राइट, अगले महीने इसको सुधार सकते हैं आप। क्लियर? जस्ट मिनट। हाँ, जस्ट मिनट। चलो, बजट से अधिक व्यय हो जाने पर समायोजन। कुछ उत्सवों जैसे दीपावली, दशहरा, जन्मदिन पर अधिक धन खर्च हो जाता है तब बजट के अनुसार हम अगले महीने में खर्च हुए धन के व्यय में उचित समायोजन कर सकते हैं। बचत करना। गृहिणी को शुरू से ही आवश्यक बचत करते रहने की आदत डालनी चाहिए।
तथा ऋण लेने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की बचत करना गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य है। यदि वह बचत करने की अपेक्षा हर महीने होने वाली आमदनी का सारा पैसा खर्च करती है तो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर एक भयंकर समस्या का सामने आती है तथा इस समय उसे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिसे वह काफ़ी समय तक चुकता करने में असमर्थ रहेगी। राइट। नियंत्रित व्यय अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्तमान, चलो इसको पढ़ लेते हैं। बजट बनाने से मनुष्य अपनी सीमित आय से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मितव्ययता के साथ करता है तथा अनावश्यक व्यय से बच जाता है। बजट बनाकर व्यय करने से व्यक्ति अपनी आय के अंदर व्यय करने का अभ्यस्त हो जाता है। वर्तमान भविष्य की आवश्यकताओं के बीच उचित वितरण अपनी सीमित आय के अंदर व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य में आने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी चाहता है, जैसे दुर्घटना, बीमारी, शादी। इनके लिए भी धन की बचत की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा आदि कराना भी इसी मनोवृत्ति का परिणाम है। आवश्यकता के आधार पर बजट में व्यय के प्रावधान में अंतर करना। बजट के अंतर्गत आने वाली आवश्यकताओं के महत्व को जानकर यह निश्चित किया जा सकता है कि किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए तथा किसी बाद में। यदि किसी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति में धन की कमी पड़ जाती है तब गृहिणी को मनोरंजन और विलासिता संबंधी आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है। इस विधि को समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, ठीक, समसीमांत उपयोगिता नियम, ठीक। आइए, पारिवारिक आय व्यय में अनुमान पत्र बनाने की आवश्यकता। बजट के अभाव में गृहस्थी का खर्च चलाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए घर की आय व्यय का अनुमान पत्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अनुमान पत्र द्वारा हमें पहले से ही व्यय होने वाली मदों का पता चल जाता है, क्योंकि आय तो सीमित होती हैं और आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। कोई भी वस्तु घर में नहीं आती, सारा दिन धन व्यय होता मालूम पड़ता है। इसलिए एक कुशल गृहिणी के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, जिसके अच्छे परिणाम ही सामने आते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करने के लिए आय व्यय का सबसे अच्छा साधन बजट है। अतः बजट बनाकर ही एक कुशल गृहिणी अपने घर को सुचारू रूप से चला सकती है। इसके द्वारा ही वह घर में सुख शांति को बनाए रख सकती है। बीमा कराने से क्या लाभ है? भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए बेटा, विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं का वर्णन कीजिए। बीमा कराने के लाभ बताइए। बीमा कराने के लाभ। जीवन बीमा निगम अनेक जनहितकारी योजनाएं प्रस्तुत की। इनसे होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें अनिवार्य रूप से बचत हो जाती है, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलती है तथा बीमे की अवधि समाप्त होने पर जीवित रहने की स्थिति में बीमा धारक को डिविडेंड के लाभ सहित बीमाकृत राशि वापस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त बीमा धारक की असमय मृत्यु हो जाने की दशा में बीमा राशि उसके परिजनों को प्राप्त हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर बीमा
कंपनी से कम ब्याज पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। बीमे के प्रीमियम के भुगतान पर धनराशि पर अधिक छूट भी मिलती है। प्रमुख बीमा योजनाएं। बंदोबस्ती की बीमा पॉलिसी, इसमें एक निर्धारित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अवधि पूरी होने पर बीमे का पूरा धन बोनस के साथ बीमा धारक को मिल जाता है। आकस्मिक मृत्यु होने पर नामांकित यानी नॉमिनी जो होता है, राइट, को बीमे का पूरा धन मिल जाता है। यह पॉलिसी बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह के कार्यों के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। ठीक है, आइए जीवन बीमा योजना की अवधि। जीवन यह एक लंबी अवधि की योजना है जिसमें प्राप्त होने धनराशि अधिक एवं प्रीमियम की धनराशि कम होती है। ठीक, योजना के मध्य में मृत्यु होने पर बीमा की संपूर्ण धनराशि नॉमिनी को मिल जाता है। निश्चित अवधि शिक्षावृत्ति योजना। यह योजना बीमा धारक की मृत्यु यदि बीमा अवधि के मध्य हो जाती है, शेष प्रीमियम धनराशि का भुगतान नहीं करना पड़ता तथा अवधि पूर्ण होने पर बीमाकृत धनराशि वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक वृत्ति के रूप में नामांकित को 6 वर्ष तक मिलती रहती है। जीवन मित्र योजना। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति 18 से 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए तथा बीमा पूर्ण होने की अवधि पर बीमा धारक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। बीमे की अवधि 15 से 20 अथवा 25 वर्ष होना चाहिए। इसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित को बीमे की धनराशि की 3 गुना धनराशि तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर दुगना राशि मिलती है। ठीक? आइए जीवन धारा योजना। ठीक, इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपकी 30 लाख के वार्षिक प्रीमियम पर जो है में 100% छूट। अवधि के पूर्ण होने में बीमा धारक को आयु पर्यंत मासिक वृत्ति मिलता है। जीवन बीमा के समय समय पर अन्य अनेक योजनाएं प्रस्तुत होती हैं जिनकी शर्तें एवं लाभ भी अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आयु परिस्थिति के अनुसार भुगतान की क्षमता को ध्यान में रखकर उपयुक्त योजना को अपना सकता है। ठीक, गृह व्यय में मितव्ययता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 2016-17 2016-17 गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव। सुचारू गृह व्यवस्था एवं पारिवारिक बजट की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि गृह व्यय में मितव्ययता को अपनाना। मितव्ययता कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचने का एक उपाय है। मितव्ययता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती वरन उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है। राइट, सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राइट, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड प्रोवाइड कराता है ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड सीटेट एग्जामिनेशन के। ठीक है ना, सो प्लीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइन द क्लास, काइंडली लेट मी नो, आई लेड यू इन माई क्लासेज। राइट, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, खुश रहो यार, हंसते रहो, स्वस्थ रहो।